राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स बाई राघव सर में। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चलेगा गैसों की द्रव्यता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख चुके हैं, ठोसों की द्रव्यता का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा गैसों की द्रव्यता, गैसों की द्रव्यता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम बात करें तो यहाँ पे जो गैस है वो सॉल्यूट होगी, विलेय होगी, और लिक्विड जो होगा वो यहाँ पर आपके सॉल्वेंट होगा। अब किसी गैस को लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि गैस का जो नेचर है, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास टेम्परेचर, ताप पर भी निर्भर करता है। और चौथा पॉइंट है हमारे पास प्रेशर, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, ठीक है। इन सब पॉइंटों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, हमारा प्रेशर वाला है। क्योंकि गैसों की द्रव्यता पर दाब का जो प्रभाव है वो हेनरी हेनरी के नियम से समझा जाता है, हेनरी लॉ, हेनरी के लॉ से आपके एक्सप्लेन किया जाता है गैसों की द्रव्यता पर। तो आप किसी गैस को अगर आप किसी द्रव विलायक में मिला रहे हो तो वो गैस द्रव में घुलेगी या नहीं घुलेगी, वो गैस की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, या बोल सकते हैं विलायक यहाँ पे क्या है, द्रव, तो लिक्विड यानी उस लिक्विड के नेचर पर, द्रव के नेचर पर निर्भर करेगी। अब देखो कैसे करेगी, इस चीज को हम समझते हैं पहले पॉइंट को ही। तो पहला पॉइंट आप समझो, पहला पॉइंट ये है कि जो गैस आपके पास, जो लिक्विड ले रहे हो, जो लिक्विड ले रहे हो जिसमें आप उसे डिजॉल्व कर रहे हो, वो गैस उस लिक्विड से या तो क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, या इससे क्या कर ले, ये रिएक्ट कर ले। पहली बात तो इसमें रिएक्शन हो जाए कोई, या दूसरी बात करें तो इसमें ये आयोनाइज्ड हो जाए, ये गैस इस लिक्विड से क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, गैस जो है वो द्रव से क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले, या द्रव में आयनित हो जाएगी। तो वो गैस जो होगी वो उस लिक्विड में क्या होगी, सॉल्युबल हो जाएगी या घुल जाएगी। सॉल्युबल होने की कंडीशन क्या है कि ये गैस जो है वो इस लिक्विड से क्या कर ले, या तो रिएक्शन कर ले, या तो रिएक्शन कर ले, या इसमें आयनित हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। तो वो गैस जो होगी वो इस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा घुल जाएगी। जैसे हम बात करें, आपके पास CO2 है, वो जल में घुल जाती है, जल में घुल जाएगी, क्योंकि घुलकर आपके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है, यानी जल से क्या कर लेती है, CO2 क्रिया कर लेती है। अमोनिया जो है वो जल में घुल जाती है, क्योंकि जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, ठीक है। SO3 है, ये भी जल में घुल जाती है, क्योंकि ये भी जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, H2SO4 बना लेती है। क्या बना लेती है, H2SO4 बना लेती है, H2SO4 बना लेती है, ठीक है। तो ये सभी गैसें जो है वो जल से क्रिया कर लेती है, और क्रिया करके आपके कोई ना कोई यौगिक बना लेती हैं। तो ये सब गैस हैं, ये सारी तो हमारे पास गैस हैं। और जल आप सभी को पता है लिक्विड है। तो लिक्विड में आपके ये क्या हो रही हैं, डिजॉल्व हो गई या घुल रही हैं, कब, जब ये विलायक से क्या कर रही हैं, क्रिया कर रही है। तो जो गैस विलायक से क्रिया कर लेगी वो
आपके द्रव विलायक में आसानी से घुल जाएगी या जल में आसानी से घुल जाती है। दूसरी गैस जैसे HCl, HCl को अगर हम जल में मिलाते हैं तो ये जल में आयनित हो जाती है H+ और Cl- में। H+ को आप H3O+ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये H+ आयन जो है वो जल से क्रिया कर लेते हैं और जल से क्रिया करके आपके H3O+ आयन बना लेते हैं। तो दोनों लिखे जा सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन, तो HCl जो है वो जल में आयनित हो जाता है, इसलिए जल में घुल जाती है। ये गैस जो है वो जल में क्यों घुल गई? क्योंकि जल में आयनित हो गई। ठीक है, तो जो गैस जल में आयनित हो जाएगी वो अधिक विलेय होगी। जैसे HBr है, ये भी जल में घुल जाएगी, H+ और Br-। ठीक है, तो ये कुछ गैसें ऐसी हैं जो जल में आपके घुलकर आयनित हो जाती हैं, तो इनकी विलेयता भी जल में अधिक होती है। और दूसरी गैस जो जल से क्रिया कर लेती है या विलायक से क्रिया कर लेती है, तो उनकी भी विलेयता जल में अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब देखते हो आप, जैसे आपसे पूछा जाए ब्लड, ब्लड हमारा एक सॉल्वेंट है, रक्त। रक्त में आप देखते हो ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड में ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। एच भी लिख देते हैं इसको, एच भी लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होती है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में कम डिजॉल्व होती है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट नहीं करती, नो रिएक्शन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लड में कौन सी गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा डिजॉल्व होती है। किससे? CO2 से। क्यों ज्यादा डिजॉल्व होती है? मैंने बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से क्या कर लेती है? रिएक्ट कर लेती है। अगर आपके पास इसमें आ जाए ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो होता है वो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। 300 टाइम्स क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 300 गुना अधिक स्थायी होता है। तो रक्त में आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा डिजॉल्व कौन होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कौन सी होगी? ऑक्सीजन, उसके बाद आपसे पूछा जाए तो CO2। क्यों होगी? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जल्दी से क्रिया करके अधिक स्थायी यौगिक बनाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वो अनस्टेबल होता है। क्योंकि आप जानते हो जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड में हमारे ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां ऑक्सीजन का सप्लाई करके वापस क्या बना देता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोबारा फ्री हो जाता है दोबारा ऑक्सीजन लाने के लिए। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हीमोग्लोबिन दोबारा फ्री नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड होता है। तो आप देखते हो कई बार दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो जहां पर कार्बन ऑक्सीजन से सीमित, बोल सकते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करे, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करे और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपके टॉक्सिक नेचर की होती है, वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और इसी की वजह से दम घुटने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। दम घुटने से मृत्यु। तो आप देखते हो कई जगह चूल्हा वगैरह सिगड़ी वगैरह जला के कमरे को बंद कर लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने से
कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से आप समझ सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से आप समझ सकते हो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी। ये है। ठीक है, ये वाला केस है आपके पास। तो आप समझ गए होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लड में कौन सी गैस ज्यादा डिजोल्व है। अब ब्लड का मैंने बता दिया, ये तो केस किसका था, आपका ब्लड का। ये ऑर्डर किसके लिए है, ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर हमारे पास किसके लिए, ब्लड के लिए। लेकिन यही वाटर में ऑर्डर पूछ लिया जाए तो, जल में, तो जल में ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा विलय होती है ऑक्सीजन से, सीधी सी बात है। जल में कौन सी गैस ज्यादा विलय होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि अभी अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, ये रही, कार्बोनिक एसिड बनाती है जल से क्रिया करके। तो जल से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना रही है, तो ऐसी स्थिति में जल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा विलय होगी और ऑक्सीजन कम विलय होगी। क्योंकि ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई एक, तो आपके पास एक नाइट्रोजन हो गई, एक नोबल गैसेज में हीलियम हो गई। ये जल से ना तो क्रिया करती है ना जल में आयनित होती है। तो जल से ना तो क्रिया करेगी और जल में ना आयनित होती है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, इन गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो जल में क्या होगी, कम होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो जल में क्या होगी, कम होगी। लेकिन आपसे ब्लड में ये ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है CO की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, O2 की उससे कम, और CO2 की सबसे कम होगी। एक ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी के केस में। तो ये आपके पास हो गया, कौन सा आपके पास, एक हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ गैस, है ना, और सॉल्वेंट का नेचर भी इसमें आ गया। यानी दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर का मतलब यहाँ पे वही हो गया, लाइक डिजोल्व लाइक वाला रूल लगा सकते हो जो ठोसों की द्रव्यलीनता में लगाया था। यानी आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है, दोनों आयनिक है या दोनों कोवलेंट है, तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो वो दो पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं, गैस का नेचर और एक सॉल्वेंट का नेचर। अगला जो पॉइंट था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसको देखते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी हम बोल सकते हैं ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव हम देख रहे हैं गैसों की द्रव्यलीनता पर। पीछे देखा था हमने लास्ट वीडियो में ठोसों की द्रव्यलीनता पर, और ठोसों की द्रव्यलीनता पर ताप के प्रभाव को हमने एक लैसातेलिये सिद्धांत से समझा था। किससे समझा था, लैसातेलिये सिद्धांत या लैसेटेलियर प्रिंसिपल, लैसातेलिये सिद्धांत। ये लैसातेलिये सिद्धांत क्या कहता है कि आप देखते हो किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो, और सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजोल्व होने का दो तरीके का प्रोसेस हो सकता है, या तो एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी है तो ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम बात कर रहे हैं एक गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, एक गैस को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में। एक गैस को द्रव में मिला रहे हैं, तो इस गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करते समय हम हमेशा जो है वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बोल सकते हैं प्रोसेस जो होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। प्रोसेस कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। यानी किसी भी गैस को द्रव में मिला रहे हैं, तो गैस जब द्रव में घुलती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। ऊष्मा का उत्सर्जन करने का मतलब है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी या ऊष्मा छेपी प्रक्रम होगा, ऊष्मा छेपी प्रक्रम होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे किसी भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अब एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप समझ सकते हो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है? घटती है। क्योंकि गैस का द्रव्य घुलने का प्रक्रम कैसा होता है? ऊष्मा क्षेपी होता है। कैसा होता है? ऊष्मा क्षेपी होता है। अब देखो इसमें आगे ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे पूछा जाए कि ठंडे जल में या गर्म जल में किसमें जलीय जीव जंतु ज्यादा होंगे? ठंडे पानी में या गर्म पानी में किसमें जलीय जीव जंतु ज्यादा होंगे? जलीय जीव जंतु जैसे मछली वगैरह जो भी है, जल में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं वो किस में ज्यादा होंगे? तो गर्म जल में ज्यादा होंगे या ठंडे जल में ज्यादा होंगे? तो सीधी सी बात है, ठंडे जल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ठंडे जल में क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि ताप जैसे ही बढ़ा दोगे तो ताप बढ़ाने पर जल में ऑक्सीजन की जो घुली हुई थी वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन का जल में घुलने का प्रक्रम कैसा है? ऊष्माक्षेपी। और ताप बढ़ाओगे तो वो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। और जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां जलीय जीव जंतुओं की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो ठंडे जल में जलीय जीव जंतु ज्यादा होंगे, ध्यान रखना है। ये ताप के प्रभाव को समझा रहा है। जलीय जंतु या जीव जंतु कहाँ पर ज्यादा होंगे? ठंडे जल में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो संख्या भी ज्यादा होगी। गर्म जल में कम होगी, क्योंकि ताप के प्रभाव के कारण वहां पर घुली हुई गैसें क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, गैसों की द्रव्य विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये मार्कर कैसे नहीं चल रहा है? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास एक केस हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस और है, उसको और देखते हैं अपन। दो गैसें आपको स्पेशली माइंड में रखनी है। दो गैसें, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। दो गैसें, इनको आपको इंपॉर्टेंटली माइंड में रखनी है। एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि इन दो गैसों की विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि इनका द्रव्य घुलने का प्रक्रम कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इनकी कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इनका जल में घुलने का प्रक्रम कैसा होता है? एंडोथर्मिक का मतलब हो गया ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। बाकी सभी का ऊष्मा क्षेपित है, इन दो गैसों का आपको ध्यान रखना है कैसा होता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। यानी इनकी सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। दो गैसों का ध्यान रखना है, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। ये ताप का प्रभाव हो गया। तो गैसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव हो गया। ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है दाब का प्रभाव। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अगर हम देखें, दाब के प्रभाव को, तो सुन लें। ये दाब के प्रभाव को एक नियम के आधार पर समझा जाता है जिसे बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के अनुसार समझा जाता है। आपने पढ़ा था ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों कैसे होते हैं? असंपीड़ित होते हैं। लेकिन इसके विपरीत गैस को जब द्रव में मिला रहे हैं तो उसमें दाब का प्रभाव लगता है, और उस दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के अनुसार समझा जाता है। हेनरी का नियम क्या कहता है, इसको समझे अपन। मान लो हमने एक लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड है हमारे पास।
ठीक है। और इस पर यहाँ पर हमने एक गैस ले लेते हैं, ये गैस ले लिया हमने, ये गैस है, ठीक है। और ये गैस लेने के बाद हमने ऊपर से इस पात्र को एक पिस्टन से क्या कर दिया, बंद कर दिया, घर्षण रहित पिस्टन, फ्रिक्शन फ्री पिस्टन। और इस पर हमने एक वेट रख दिया W, ठीक है। तो ध्यान दें, ये जो है हमने लिया है लिक्विड, ये हमारे पास है लिक्विड, ये जो ऊपर येलो पॉइंट बना है ये क्या है, हमारे पास गैस। और इस पर हमने ये पिस्टन से W वेट रख दिया, तो ये W वेट के कारण पिस्टन किधर आएगा, नीचे, यानी हमने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। और प्रेशर बढ़ाया तो हम क्या देखते हैं, ये गैस जो है वो इस लिक्विड में क्या होने लग जाती है, डिजोल्व। ये गैस के पार्टिकल धीरे धीरे किस में आने लग जाते हैं, इस लिक्विड में। और ये जो पूरी प्रोसेस जो कर रहे हैं हम, इसको किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर। तो आप क्या देखते हो, यही हेनरी का नियम है कि नियत ताप पर या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमान गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमान गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो, गैस पर दाब लगाएंगे तो इस घुली हुई गैस के क्या देखते हैं अपन, घुली हुई गैस के क्या देखते हैं, मोल अंश। घुली हुई गैस के मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व गैस, डिजॉल्व गैस। इसको हम एक्स से दिखा देते हैं, ठीक है। किससे दिखा दें, एक्स से दिखा दे या एक्स से दिखा दो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, इस डिजॉल्व गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, एक्स के, एक्स के या एक्स ए के, जो भी ले रहे हो आप। P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एक्स ए के। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे, उस घुली हुई गैस के मोलंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या स्थिर ताप पर, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस की द्रव्यमान, वो स्थिर ताप पर किसी आपके घुली हुई गैस के जो मोल अंश है वो गैस पर लगाए गए दाब के क्या होते हैं, समानुपाती। यही आपके पास किसका नियम है, यही आपके पास हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम है। तो हेनरी भाई साहब क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, घुली हुई गैस के जो मोल अंश है वो गैस पे लगाए गए दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं हम KH। तो के एच इंटू क्या होता है, एक्स। के एच क्या है, के एच यहाँ पे सीधा सा हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। अभी इस हेनरी नियतांक की अगर हम बात करें, तो ये जो हेनरी नियतांक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। हेनरी नियतांक जो होता है वो हर गैस के लिए अलग अलग होता है, पहली बात तो। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, सर्वत्रिक स्थिरांक नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही गैस के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही गैस के लिए इसका मान अलग अलग होता है, और अलग अलग गैसों के लिए भी इसका मान एक टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। यानी ऑक्सीजन, जैसे आप 293 केल्विन पर देखें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होगा। अब 293 पे आप देख रहे हो और 285 पे देख रहे हो, तो दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दो ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए आपके KH की वैल्यू, दोनों टेम्परेचरों पर KH की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को भी समझ लो।
टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, घटेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यानी सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो KH की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ कम होती है। यानी आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 KH की वैल्यू दे देता है, KH की वैल्यू दे दी, जैसे 1 2 3 4, 4 गैसें दे दी यहाँ पे ABCD, मान लो ABCD, 4 गैसों के लिए KH की वैल्यू दे दी और चारों के लिए आपके 4 गैस है। अब पूछ ले किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ए वाली गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और डी वाली गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम होगी, कारण आप समझ सकते हो मिनिमम क्या होगी, क्योंकि KH का मान सबसे ज्यादा है। तो KH की वैल्यू से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके नीट में भी आता है, 11th स्टैंडर्ड में भी पूछा हुआ है और एग्जामों में भी पूछा हुआ है। KH की वैल्यू दे देगा और पूछेगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 4 गैस को दे दे, किसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, किसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो देख लेना जिसके लिए KH का मान सबसे ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, जिसके लिए KH का मान सबसे कम है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप था। तो ये हेनरी कांस्टेंट का आपके बात हो गई। यहाँ पे हेनरी का नियम भी आ गया कि दाब लगाने पर गैस की द्रव्यता क्या होती है, बढ़ती है। अब सुन लो कि हेनरी के नियम की हमारे पास कुछ सीमाएं भी होती हैं और कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, अनुप्रयोग भी होते हैं। तो पहले अपन हेनरी के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं क्या कहती हैं इसको हम देखें, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो हेनरी के नियम की हम लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या सीमाएं कह दो या कमियां कह दो, सारी एक ही बात है, कमियां। हेनरी के नियम की हमारे पास कमियां क्या होगी, सुन लो। हेनरी का नियम क्या, किन शर्तों पे काम करता है। तो सबसे पहली बात है, ये कहता है कि जो जिस आपके पास जो प्रोसेस चल रही है उसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो सॉरी बहुत टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। हेनरी का नियम ये कहता है, हेनरी के नियम की कमी ये है कि ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कमी ये कहता है। दूसरी कमी क्या कहता है, प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। तो दाब जो है वो कम नहीं होना, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन क्यों बोली गई है, सुन लो। सीधी सी बात है, जब ताप बहुत कम होगा और दाब बहुत अधिक होगा तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे। भाई ताप कम होने पर उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। भाई ताप जब आप कम कर दोगे तो गैस के कणों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और दाब बढ़ा दोगे तो गैस के कण क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और पास पास आ जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग जाएंगे, आकर्षण बल काम करने लग जाएंगे। अब चाहे वो वीक वॉन्डर वॉल बल हो या आपके पास डायपोल डायपोल फोर्स हो, कोई से भी फोर्स जो है वो वर्क करने लग जाते हैं। और फोर्स काम करेंगे तो गैस के पार्टिकल जब बंद बन जाएगा, उनके मध्य बॉन्ड बन गया, तो वो गैस से गैस फॉर्म में नहीं बदलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दो कंडीशन आप 11th में पढ़ते हो। गैस इससे किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। किसी भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप उस पर दो प्रोसेस अप्लाई कर दो। एक तो उसका टेम्परेचर को कम कर दो और दूसरा उस पर प्रेशर को बढ़ा दो। तो टेम्परेचर को कम कर दोगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, मूवमेंट कम हो जाएगा।
प्रेशर लगाने पर वो पार्टिकल पास पास आएंगे और उनमें बॉन्ड्स बनने लग जाएंगे, और गैस गैस फॉर्म में ना रह के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेनरी के नियम में ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और दाब जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, जो गैस है, इंपॉर्टेंट बात, जो गैस है वो लिक्विड से ना तो रिएक्ट करे, ना तो क्या करे, रिएक्ट करे, नो रिएक्शन बोल सकते हैं, ना तो क्रिया करे। मैं लिख देता हूं, गैस जो है, गैस द्रव से ना तो क्रिया करे, ना द्रव या विलायक से विलायक में आयनित हो। ना तो द्रव से क्रिया करे, ना विलायक में आयनित हो। सुन लो, अगर वो गैस ऑटोमेटिकली, जैसे आप बात करें हेनरी का नियम किन गैसों पर लागू होता है, उन गैसों पे लागू होता है जो विलायक से या द्रव से, लिक्विड सॉल्वेंट से ना तो रिएक्ट करती है, ना तो वो उनसे क्या करे, रिएक्ट करे, और ना ही उसमें क्या हो, आयोनाइज हो। ना तो उससे रिएक्ट करे और ना ही उसमें क्या हो, आयोनाइड हो। उन गैसों पे हेनरी का नियम एप्लीकेबल होता है। अब मानो कोई गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो प्रेशर से, और वो गैस ऑटोमेटिकली लिक्विड से क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, तो उसको हमें प्रेशर लगा के डिजोल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? वो तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगी। जैसे आप मानो, इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल लूँ मैं, आप ले रहे हो एक तरफ यहाँ पर जल, और एक तरफ मैंने ले लिया यहाँ भी जल ही है, दोनों जगह दोनों आपके बीकर में वाटर ही लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं गैस डिजोल्व कर रहा हूँ CO2 और यहाँ पे डिजोल्व कर रहा हूँ O2। तो CO2 को जब इसमें डिजोल्व करेंगे तो आप समझो CO2 को प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है, CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, H2CO3। CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, H2CO3, यानी रिएक्शन हो गई। लेकिन ऑक्सीजन इस जल से कोई क्रिया नहीं करती, तो इसको डिजोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पिस्टन, और प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व होगी। तो जिस गैस को दाब लगाकर घोलना पड़ रहा है उसी पे हेनरी का नियम डिजोल्व होगा। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो जल में घुलती है, बिल्कुल घुलती है। जल में ऑक्सीजन वायुमंडलीय दाब पर घुलती है। किस पे घुलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर घुलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर घुलती है, वायुमंडलीय दाब पर। तो जहां वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और जलीय जीव जंतुओं की संख्या भी ज्यादा होगी, और जहां वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। सेम एग्जांपल अगर हम देखें, एक क्वेश्चन भी आता है आपके, जैसे आप, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं इसी कैटेगरी का, ठीक है। आपके पास जैसे आ गया, एक अमोनिया है, अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को हम एक तो डिजोल्व करें वाटर में और एक डिजोल्व करें बेंजीन में, दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड है, बेंजीन भी लिक्विड है हमारे पास और वाटर भी लिक्विड है, ठीक है। क्या हो रहा है आज इसमें, देखो दोनों के दोनों लिक्विड है। अब देखो ये दोनों गैस है, मतलब गैस फॉर्म में, तो आप बताओ इनमें से किस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा? ऊपर वाले पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, कारण है कि ये तो वाटर से आपके रिएक्ट कर लेगी, अमोनिया जो है वो जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और बना लेगी तो इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ बेंजीन में जब अमोनिया को घुला मिलाते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी अमोनिया को बेंजीन में डिजोल्व करना है तो हमको यहाँ पे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर के कारण ये गैस इसमें डिजोल्व होगी, प्रेशर के कारण डिजोल्व होगी। तो आपको ऐसी गैसों का ध्यान रखना है जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही हैं, सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही हैं तो उन पर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन जो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं कर रही, प्रेशर लगा के जिनको डिजोल्व करना है, तो उन पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जिनको दाब लगाकर घोलना पड़ रहा है उन पर हेनरी का नियम लागू होगा, जिन पर दाब लगा के नहीं घोलना पड़ रहा
आपके ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो रही है, वो आपके आयनित हो रही है या रिएक्शन कर रही है, तो उन पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी के नियम की ये तीसरी कमी हो गई। पहली कमी मैंने बताई कि ताप जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए, दूसरी दाब जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और तीसरी आपको मैंने क्या बताई है कि जो गैस है वो लिक्विड से ना तो रिएक्ट करे ना उसमें आयनाइड हो, यानी प्रेशर लगा के उस गैस को हमको उसमें क्या करना पड़े, डिजॉल्व करना पड़े। तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, तो ये हेनरी के नियम की बात हो गई। अब देखो हमने गैसों की द्रव्य विलेयता पर मोटे मोटे तौर पर सारी बात कर ली है। ठीक है, कि कौन कौन से आपके फैक्टर हैं जो उनको इफेक्ट करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इफेक्ट करती है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रांतिक ताप, आपने सुना हो, 11th का एक टॉपिक है, पढ़ाएंगे आगे, क्रांतिक ताप। टीसी से दिखा देते हैं अपन, टीसी से, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। क्रांतिक ताप, वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदल जाती है, वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदल जाती है, उस गैस का क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदल जाती है, उस गैस का क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। आप समझो, अब इसके अंदर मेन चीज क्या समझने की है कि किसी गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा है ना, तो वो लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक मेन बात है। किसी गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा है तो वो लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। एक गैस का कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना है आपको। तो वो लिक्विड में कन्वर्ट जल्दी हो रही है तो डिजॉल्व भी जल्दी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। लिक्विड में कन्वर्ट जल्दी हो रही है तो वो डिजॉल्व भी जल्दी हो जाएगी। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा होगा वो लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि अपन इसको गैस स्टेट वाले में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा होता है। अब एक बार अपन इसको नोट्स वाले पोर्शन में देख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे गैसों की द्रव्य विलेयता, ये वाला टॉपिक था हमारा। देखो गैसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये आपका। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में हम क्या जानते हैं, जो गैस है वो एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होती है, पूर्ण मिश्रणीय होती है, एक दूसरे में घुल जाती है, एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होती है। ये मार्कर दिख नहीं रहा है, ब्लैक ही लेते हैं। एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय होती है। ठीक है, अब जो गैस होती है वो द्रव और ठोसों में भी विलय होती है, आपस में भी घुलती हैं और ठोस और द्रव में भी घुलती है। जैसे आपके सोडा वाटर, सोडा वाटर में आपको पता होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती हैं, आपके जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है उन्हें हम सोडा वाटर कहते हैं, और उन पर हेनरी का नियम लगता है, ये भी ध्यान रखना। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप पता है सबसे पहले जब ढक्कन खोलते हो तो CO2 गैस निकल के जाती है। प्रेशर से CO2 गैस जो है वो सोडा वाटर में डिजॉल्व है, तो हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन हो गई है। ठीक है, सोडा वाटर में CO2 गैस जो है वो उच्च दाब पर भरी जा रही है, दाब के कारण जो गैस रुकी हुई है द्रव में, वहां पे हेनरी का नियम लग जाएगा। तो लिखा हुआ है उच्च दाब पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड विलय होती है, मतलब हेनरी का नियम लग गया। ऑक्सीजन जल में पर्याप्त मात्रा में विलय होती है, बिल्कुल। अब ऑक्सीजन वायुमंडलीय दाब पर घुल रही है, अब ध्यान रखना, ऑक्सीजन वायुमंडलीय दाब पर घुल रही है, तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम लग रहा है। ठीक है, और इस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग झीलों, नदियों, सागरों में जलीय जीव जंतु जीवित रह सके होता है। ठोस की गैस में विलेयता का उदाहरण आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए, 11th में रिएक्शन पढ़ी तो पीटी, पीडी और एनआई स्टार्टिंग में पढ़ाए थे मैंने, पीटी, पीडी और एनआई। और इनकी सरफेस पर कौन सी गैस आके जुड़ती है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस इनकी सरफेस पे आके जुड़ रही है, तो ये कैसी होंगी आपके पास, ठोस में भी डिजॉल्व हो रही है। दूसरी बात करें, द्रव में गैसों की विलेयता कई घटकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे गैस और द्रव की प्रकृति, गैस की विलेयता, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, क्या आ गया, ताप पर और दाब पर, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब एक बार इसको बस रीड कर रहे हैं। तो गैस, द्रव और आपके विलायक और ताप और दाब पर निर्भर करती है। अब द्रव में गैस की विलेयता हेनरी के नियम के द्वारा समझी जाती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दाब का प्रभाव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दाब का प्रभाव है। इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि द्रव में गैसों की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है आपके, यानी दाब बढ़ाओगे तो बढ़ती आएगी। हेनरी के पश्चात डाल्टन ने भी स्वतंत्र रूप से यह सिद्धांत दिया और कहा कि द्रव में गैस की विलेयता आंशिक दाब के फलन के बराबर होती है। डाल्टन भाई साहब ने भी कहा
कि द्रव्य गैस की विलेयता जो होती है वो उस पर गैस पे लग रहे आंशिक दाब के क्या होती है, बराबर होती है। अब जैसे ये हेनरी का नियम आ गया हमारे पास सीधा सा, विलयन में गैस के मोल अंश गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं, वही P प्रोपोर्शनल X, और समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो P बराबर KH इंटू एक्स, ये वही बन गया है ना। और KH हेनरी नियम का स्थिरांक है, या ये फॉर्मूला बन गया है। यदि हम आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल, अच्छा ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ दे रखा है, आप इसको देखें तो ग्राफ में क्या कह रहा है, ये तो आपके पास प्रेशर दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब के एक्स, ठीक है। तो दोनों का कैसा ग्राफ बन गया, समानुपाती का ग्राफ बन गया, क्योंकि समानुपाती होते हैं, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, ये लिखी हुई है 4 पॉइंटों में, इसको समझें। विभिन्न गैसों के KH का मान समान ताप पर भिन्न भिन्न होता है, इंपॉर्टेंट बात। तो हर गैस के लिए अगर आप देखते हो तो KH की वैल्यू अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पर, और अलग अलग टेम्परेचर पर सेम गैस के लिए भी डिफरेंट होती है, लिखी हुई है। अर्थात KH गैस की प्रकृति का फलन है, दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रव्यों में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, मैंने बता दिया। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए KH का मान ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर KH के प्रोपोर्शनल हो गया, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यह इंगित करता है कि गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, घटती है, और KH की वैल्यू बढ़ने के साथ भी घटती है। इसी कारण जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक पाए जाते हैं, ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको। ठंडे जल की अंदर जल में जलीय जीव जंतुओं की संख्या गर्म जल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बात आ गई। अब हमारे पास अगला पॉइंट दे रखा है, हेनरी के नियम के उद्योगों में कई उपयोग है, जैसे आपके दे रखा है वही सोडा वाटर में CO2 जो गैस है वो उच्च दाब पर भरी जाती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गहरे समुद्र में जब हम जाते हैं, गहरे समुद्र में जब हम जो गोताखोर जाते हैं, गोताखोर जानते हो, डाइवर्स जिन्हें कहते हैं, गोताखोर डाइवर्स जाते हैं, और जितनी गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जितनी गहराई में डाइवर्स जाएंगे उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं, वायुमंडलीय गैसें हैं, वो भी उनके ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व होगी। जितनी गहराई में जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें उतनी ज़्यादा उनकी बॉडी में क्या होंगी, डिजॉल्व होंगी, ठीक है। अब जो डिजॉल्व होती हैं वो गैस जब वो दोबारा वापस आते हैं ऊपर, भाई गहराई में गए तब डिजॉल्व हुई उनकी ब्लड के अंदर, और जब वो ऊपर आए तो वापस प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वो डिजॉल्व गैस वापस ब्लड से कहाँ आएंगी, बाहर आएंगी। तो बाहर आते समय एक आपके नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस का बुलबुला आपकी केशिकाओं या नलिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में बन जाता है। नाइट्रोजन गैस का जो बबल है वो इस नली में बन जाता है, रुधिर वाहिनियों में बन जाएगा। ये कौन सी गैस का बना है, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस का बबल बन गया, नाइट्रोजन गैस का बबल बन गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का बबल बन गया, जिससे ये अब ये वाला पार्ट है, ब्लड का सर्कुलेशन इधर से हो रहा है, तो धीरे धीरे ये सब फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। तो ये ब्लड आपके यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रुधिर वाहिनियां हैं या ब्लड वेसल्स हैं ये फट जाएंगी, और फटेंगी तो यहाँ से आपके ब्लड क्या होने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। यहाँ से फटेगी तो आपके पास ब्लड वेसल्स से आपके ब्लड क्या होने लग जाएगा, बहने लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और इंटरनल ब्लीडिंग अगर ब्रेन की फट गई तो आपके ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक रोग होता है जिसे बोलते हैं अपन बैंड्स, कौन सी डिजीज बोलते हैं, बैंड्स डिजीज, बैंड्स, बैंड्स रोग, बैंड्स रोग, बैंड्स रोग हो जाता है, ठीक है। तो बैंड्स डिजीज हो जाती है आपके पास, तो ये ध्यान रखना है। तो वही चीज आपको बताया गया है यहाँ पे, देखें हम। हाँ, क्या कह रहा है, गहरे समुद्र में
गोताखोरों के दबाव और दर्दनाक प्रभाव को कम करने के लिए, ऑक्सीजन को द्रवित होने से बचाने के लिए, श्वसन के लिए प्रयुक्त गैस में अल्प मात्रा में हीलियम बनाई जाती है। तो जो सिलेंडर जाता था उसमें पहले क्या किया करते थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, यानी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी। अब क्या कर दिया, नाइट्रोजन को रिप्लेस करके उसमें आपके हीलियम गैस को ऐड कर दिया गया। हीलियम जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसलिए ये जो इफेक्ट है वो बैंड्स डिजीज से बचा जा सकता है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, इसका रेशो भी होता है। अब देखो एक और दे रखा है, फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन वायु के साथ उच्च आंशिक दाब पर उपस्थित होती है, इसको मिटा देते हैं। ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है, आपको ध्यान रखने हैं। देखो एक और एप्लीकेशन क्या दे रखी है, इसको देखें। तो उच्च दाब पर हमारे ब्लड में, आपके फेफड़ों में जो है, जहां ऑक्सीजन वायु के साथ उच्च दाब पर उपस्थित होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, मैंने बता दिया था। ऊतकों में जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मुक्त करती है और कोशिकीय क्रियाविधि में चली जाती है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ऑक्सीजन, जैसे हमारे लंग्स में आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर वापस ऑक्सीजन उधर सप्लाई करा देगा और हीमोग्लोबिन दोबारा आ जाएगा। तो ये भी आपके हेनरी लॉ पर डिपेंड कर रहा है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, या हेनरी का नियम लागू होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली बात, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, वही बात आ गई। गैस जो है वो सॉल्वेंट से ना तो रिएक्ट करे ना आयनाइड हो। दूसरी बात, गैस विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होनी चाहिए, यानी आयनित नहीं होनी चाहिए, संगुणित नहीं होनी चाहिए, कंडेंस नहीं होनी चाहिए। यह नियम उच्च सांद्रित विलयनों के लिए लागू नहीं होता, ध्यान रखना। जहां पर कंसंट्रेशन गैस की ज़्यादा होगी वहां पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें दो कंडीशन और है, टेम्परेचर जो है वो लो नहीं होना चाहिए और प्रेशर जो है वो हाई नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट और आपको ध्यान रखने दे रखे हैं, क्या आगे नहीं दे रखे, पर आपको ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम, गैसों की द्रव्य विलेयता वाला आज जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने ठोसों की द्रव्य विलेयता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बिलियन, बिलियन के प्रकार और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ, चार पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, उस कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।